विजन की 12th एंड 13 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सीक्स फीडबैक ऑन ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो जाइए ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इशूज़ में कवर होगी, ठीक है। तो अभी क्या है, क्योंकि ये ड्राफ्ट आया था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर जो नेशनल पॉलिसी बनी थी, तो उसका फीडबैक मांगा है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, ये जो एक्चुअल में जो ड्राफ्ट आया था वो 2006 में हुआ था, लेकिन अभी क्या किया, इसको रिवाइज किया गया, ठीक है, क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट्स की गई थी। जैसे इंक्लूडिंग क्या किया है, हमने यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को साइन किया गया है। इसके अलावा हमने क्या किया है, राइट ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 इसको भी इनेक्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई 2020 में, ठीक है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया की 2.21% जो पॉपुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं डिसेबल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इस पॉलिसी का एम क्या था, हमारा एम यही था कि हम क्या कर सकें, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन लोगों को क्या कर सकें, मतलब वो लोग जो दिक्कतें महसूस करते हैं अपनी दिनचर्या में उनकी डिसेबिलिटी प्रिवेंशन कर सके, ठीक है। मतलब सही तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये फील हो कि वो डिसेबल्ड है तो उसको प्रिवेंट कर सके, उन लोगों की लाइफ क्वालिटी बढ़ा सके थ्रू अच्छा उनको बेटर हेल्थ केयर, एक्सेसिबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, और उनको और ज़्यादा सोसाइटी में इंक्लूड कर सकें, ठीक है। अब इन ड्राफ्ट पॉलिसी के क्या क्या प्रोविजंस थे जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको सोशली एम्पावर करना है, फिजिकली एम्पावर करना है, एजुकेशनली एम्पावर करना है, इकोनॉमिकली एम्पावर करना है। फिजिकल हम कैसे एम्पावर करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे लोगों के लिए इनके लिए कुछ इस तरह के असिस्टिंग डिवाइस लगा देते हैं, फिट कर देते हैं, सो दैट इन लोगों को मतलब चीज़ें ईजिली मिल जाए, वो चीज़ों को ईजिली असेस कर सकें। इकोनॉमिकली हम कैसे एम्पावर कर रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान चला रखा है फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कंसेशनल लोन देते हैं हम एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। एजुकेशनल एम्पावरमेंट करते हैं हम, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं जो बच्चे डिसेबल्ड हैं। इसके अलावा दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम भी चल रही है। सोशली हम कैसे एम्पावर कर रहे हैं, एक्सेसिबल इंडिया स्कीम चल रही है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट, ये सब चल रहा है, ठीक है। अब की प्रोविजंस क्या है इस ड्राफ्ट पॉलिसी में, हमने क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल प्रोग्राम लिखा है ऑन प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चे अगर शुरू से डिसेबल्ड है उनको पहले से डिटेक्ट कर लो, ठीक है, सो दैट अगर वो और हो सकते हैं, मतलब डिसेबल्ड हो सकते हैं, उनकी बीमारी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो उसको हम पहले ही प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। हम लिखा है प्रोविजन ऑन कंप्लायंस विद आरपीडी एक्ट फ्रॉम स्टेट्स एंड ड्यूटीज़। किसके अलावा हमने कुछ परमिशन भी ग्रांट करी है ऑन रिकॉग्निशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा टारगेटेड मिशन स्टार्ट किया सो दैट स्पेशली जो पर्सन डिसेबल्ड हैं उनको हर चीज़ अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज मिले। नेशनल लेवल एम्प्लॉयमेंट पोर्टल स्टार्ट किया, डिसेबिलिटी सपोर्ट सेंटर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। गाइडलाइंस लाई ऑन नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन पर्सनल व्हीकल यूज बाय द पब्लिक पर्सन विद डिसेबल्ड, मतलब कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको किस तरह का वो व्हीकल खुद चला सके, तो इस तरह के व्हीकल हम डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ईरान स्टार्ट्स ट्रांसफर ऑफ रशिया गुड्स टू इंडिया बाय यूजिंग द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। तो कही थी जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अब देखो सबसे पहले हमें ये देखना है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है क्या, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। मल्टी मोड मतलब कि थ्रू वेरियस मोड, चाहे एयर हो चाहे शिप हो, उसके थ्रू आप क्या कर सको, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करो। सबसे पहले 2000 में लाया गया था बाय रशिया, इंडिया एंड ईरान, सो दैट हम ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट कर सकें अमंग द मेंबर्स, ठीक है। ये क्या करता है, मेनली इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है टू कास्पियन सी विया ईरान, और फिर उसको कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग और नॉर्थ यूरोप को विया रशिया, ठीक है। करंटली इसमें 13 मेंबर्स हैं, इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, टर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन एंड द सीरिया, ठीक है। अब इंडिया का इसके लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ऑफकोर्स अगर ये रूट बन गया तो गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी 30%, और ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी घट जाएगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इससे क्या होगा, हम सेंट्रल एशिया में ईजिली क्या कर सकते हैं, स्मूथ असेस कर सकते हैं, और हमारा अपना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को भी एक्सपेंड कर सकें। इसके अलावा जो अभी हम करंट जिन ट्रेडिंग पार्टनर्स पर डिपेंडेंट है उनसे डिपेंडेंट घट सकती है, स्पेशली एनर्जी कनेक्टिविटी थ्रू रीअलाइनमेंट ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है। इसके अलावा और ऐसे प्लान कॉरिडोर्स को हैं जो इंडिया को कनेक्ट करते हैं रशिया यूरोप के साथ। एक है चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर जो इंडिया और रशिया को कनेक्ट करता है। दूसरा है इंडिया का अरेबियन मेडिटेरियन अरब मेड कॉरिडोर है जो इंडिया को यूरोप के मेनलैंड से कनेक्ट करता है विया पीरियस पोर्ट ऑफ ग्रीस एंड मिडल ईस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन कनेक्ट करता है विया किस सी के थ्रू या किस पोर्ट के थ्रू, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, आरबीआई लेंस इन नियो बैंक्स अमंग द रैपिड ग्रोथ इन कस्टमर। तो कह दीजिए जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या जो नियो बैंक्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, तो इस पर आरबीआई कर रहा है अपना फोकस ज़्यादा बढ़ा रहा है, अटेंशन ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। लेंस इन मतलब कि ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। नियो बैंक्स कैसे हो गए, जैसे रिलेज बैंक्स हो गए, ये फिनटेक फर्म्स होते हैं जो सिर्फ डिजिटली प्रेजेंट होते हैं लेकिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नियो बैंक्स के पास कोई अपना बैंक लाइसेंस नहीं होता है, बट ये कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, उन्हीं की तरह वो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
ट्रेडिशनल बैंक से करते हैं ओमनी चैनल अप्रोच प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि उनका फिजिकल जैसे पीएनबी बैंक हो गया या एचडीएफसी बैंक है, ऑनलाइन भी करते हैं, ठीक है, इनके ब्रांचेस भी होते हैं, एटीएम भी होते हैं, और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज भी होते हैं जैसे आपके नेट बैंकिंग वगैरह होगी, ठीक है। लेकिन जो फिनटेक बैंक्स होते हैं ये सिर्फ डिजिटली ऑपरेट करते हैं, ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, ठीक है। न्यू बैंक्स क्या करते हैं, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को डिसरप्ट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके, और आपको मतलब कि ऑफर कर रहे हैं रेंज ऑफ पर्सनलाइज सर्विसेज टू कस्टमर, ठीक है। देखो क्योंकि हमें डिजिटल बनाना है तो इन चीज़ों को बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती हैं, जहाँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारी आज की जो एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं बेनिफिट्स के न्यू बैंक्स के। ऑफकोर्स इनोवेशन प्रमोट करता है, ठीक है, सर्विसेज कस्टमाइजेशन करता है, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज़ करता है, क्योंकि हर बंदा जो बाहर नहीं जा सकते या ज़्यादा दूर है जिनके पास बैंक, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनडिजर्व जो ग्रुप्स हैं जैसे रिटेल कस्टमर, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। चैलेंजेस क्या है, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये ऑफर कर पाते हैं, ठीक है। नॉन टेक सेवी कंज्यूमर्स होते हैं, इनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। इसके बाद कस्टमर भी इन पर ट्रस्ट की कमी करता है बिकॉज इनकी फिजिकल ब्रांच प्रेजेंट नहीं है। अब आरबीआई क्या सजेशन दे रहा है, इन्होंने बोला है कि कोई भी जो न्यू बैंक से जो डिजिटल बैंक ऑपरेट कर रहे हैं उसको सबसे पहले आरबीआई रेगुलेशन के अंडर कवर करना चाहिए, पहला सजेशन ये है। दूसरा है कि हमें और ज़्यादा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ग्रुप्स हैं जो उनको भी एनकरेज करना चाहिए कि वो अपना डिजिटल बैंक्स में बदलें, ठीक है। इसके अलावा क्या जो ओवर द टॉप एंटिटीज़ हैं जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, उनको एज अ बैंक पोज करना चाहिए। इन प्रमोशनल मटेरियल शुड बी प्रोहिबिटेड, मतलब कि उनको इन्हें नहीं मतलब कि वो करना चाहिए प्रमोट, ठीक है। मतलब जैसे जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो उनको न्यू बैंक्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी बैंक अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ क्या करता है, वो मतलब कि कोलैबोरेट करता है, तो उसको कुछ ऑपरेशनल कोड सेट करने हो चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आरबीआई सैंडबॉक्स है उन्होंने कैटेगरी रखनी होनी चाहिए फॉर रनिंग पायलट प्रोजेक्ट्स ऑन डिजिटल लेंडर्स, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट, बाइनरी सुपर मैसिव ब्लैक होल डिस्कवर्ड इन अ सिस्टम विच कुड बी साइट ऑफ फ्यूचर ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्शन, ठीक है। तो ये थी जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या जो बाइनरी सुपर मैसिव ब्लैक होल सिस्टम है जिसके अंदर 2 ब्लैक होल पाए गए हैं क्लोज ऑर्बिट में, ठीक है, उसको डिस्कवर किया गया ग्रेविटेशनल लेंस्ड ब्लाजार में, ठीक है। अब ब्लाजार्स क्या होते हैं, देखो यूनिवर्स में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब एक तो बहुत ज़्यादा चमकते हैं जिसको ल्यूमिनस बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट देते हैं, ठीक है। तो ब्लाजर्स वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करते हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया है, 2 ब्लैक होल्स पाए गए हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक फिनोमिना होता है जिसके थ्रू क्या करता है, बाय विच लाइट शाइनिंग फ्रॉम फार अवे टू बी बेंट एंड पुल्ड बाय ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स सोर्स एंड ऑब्जर्वर, मतलब कि यहाँ से अगर लाइट आ रही है और यहाँ से लाइट को देखा जा रहा है तो इन दोनों के बीच में क्या है, जो लाइट है ना वो ग्रेविटी की वजह से मतलब भाग जाती है, पुल हो जाती है। ब्लैक होल स्पेस में वो प्लेस होता है जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, ठीक है, इवन की लाइट भी वहाँ से नहीं जा पाती। दिस कैन हैपन व्हेन, और ये कब होता है, जब स्टार मर जाता है। ब्लैक होल भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड है। टीनी ब्लैक होल जो एक 1 एटम की तरह स्मॉल भी हो सकता है। स्टेलर ब्लैक होल जिसकी सन के मास से 20 गुना ज़्यादा होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका मास सन के मास से 1 मिलियन ज़्यादा होता है। 2020 नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला गया था, वाज अवार्डेड फॉर ब्लैक होल रिलेटेड फाइंडिंग, ठीक है। डिस्कवरी जो की है सुपर मैसिव ब्लैक होल की, उससे क्या होगा, हम फ्यूचर में डिटेक्ट कर सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, एक तरह का रिपल्स होते हैं स्पेस टाइम ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ लाइट कोज बाय सम ऑफ द मोस्ट वायलेंट एंड एनर्जेटिक प्रोसेसेस। मतलब कि यूनिवर्स में क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस चलती रहती हैं, कोई बहुत तेज़ी से होती हैं, वायलेंट होती हैं, तो उसमें क्या है, कुछ जब ऐसे होता है तो ग्रेविटेशनल वेव्स आ जाती हैं, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनकी एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया था 1916 में इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद पहली बार डिटेक्ट किया गया 2015 में बाय लेजर इन्फ्रामीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो में, ठीक है। तो आप देख सकते हो ग्रेविटेशनल वेव्स कब कब क्रिएट होती हैं, अगर तो कोई स्टार एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है, ठीक है, या 2 बिग स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा हो यूनिवर्स में, या 2 ब्लैक होल एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हो, ठीक है, और आपस में मिल जाते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, Ministry of Personal Public Grievances and Pensions रिलीज द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरीज असेसमेंट 2021 रिपोर्ट, ठीक है। अभी क्या जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उन्होंने क्या किया है, नेस्ट दैट इज द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया 2019 में, सो दैट वो क्या करेगा, स्टेट यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को असेस करेगा कि मतलब डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं या जो स्टेट को यूनियन टेरिटरीज की जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो सर्विस को ई गवर्नेंस सर्विस को डिलीवर करने में कितना इफेक्टिव रही है, ठीक है। तो ये बाई एनुअल स्टडी है, मतलब कि 2 साल में एक बार होती है।
ठीक है। इससे होगा हमें ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट किस तरह से अपनी सर्विसेज को सिटीजन सेंट्रिक और बना सकती है और हम बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे। ठीक है। ई गवर्नेंस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या कर सके, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी सिटीजन्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, यही बात है। अब हाईलाइट्स किया जरा नेस्डा 2021 का। सबसे पहले क्या करना है, क्वांटिटी की ई गवर्नेंस लैंडस्केप को इंप्रूव करना है और ये हाईलाइट किया है। सबसे पहले हमारी ई सर्विस डिलीवरी बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। सेंट्रलाइज पोर्टल बढ़े हैं, ठीक है, फॉर डिलीवरी ऑफ ई सर्विस। इंप्रूवमेंट हुआ है अक्रॉस असेसमेंट पैरामीटर स्कोर। ठीक है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल लोकल गवर्नेंस और ई यूटिलिटी सर्विस सेक्टर में जो ई सर्विस है वो भी वाइडली यूज़ किया गया है, मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। एमंग ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज केरला का हाईएस्ट ओवरऑल कंप्लेंट स्कोर है। नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में मेघालय नागालैंड सबसे ऊपर है। यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर हाईएस्ट पे। ठीक है, तो ये इनके नाम आपको पता होना चाहिए। रिकमेंडेशन ये कि जो मैंडेटरी सेक्टर है स्पेसिफिक सर्विस फोकस टू अटेन एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए हमारे। इसके अलावा हमें ऐसे स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने चाहिए सो दैट हम गवर्नेंस में यूनिफॉर्मिटी लाएं, सो दैट जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके वर्क्स आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है। फोकस करने सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे, जैसे साइबर काफ़ी क्राइम होते हैं। ठीक है। न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ को और ज़्यादा हमें यूज़ करना है। फाइन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। मुंबई सिंकिंग एट 2 mm पर ईयर, न्यू रिसर्च फाउंड। ठीक है। तो कई जो हमारी न्यूज़ है एनवायरमेंट में कवर होगी। अभी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इनसर एक टेक्नोलॉजी है दैट इज़ द इंफॉर्मेटिक सिंथेटिक अपर्चर डाटा रडार डाटा को यूज़ करके देखा है कि 99 कंट्रीज़ का जो लैंड है वो क्या कर रहा है, डूब रहा है नीचे। ठीक है। और इसमें सबसे देखा है जो तियानजिन है चाइना का है, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सिंक कर रहा है, जो कोस्टल सिटी है। ठीक है। इनसर एक टेक्निक होती है जो मैप करती है ग्राउंड डिफॉर्म, मतलब कि कौन से ग्राउंड कितना ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा है, अपनी शेप बदल रहा है। ठीक है। यूजिंग रेडार इमेजेस ऑफ अर्थ सर्फेस फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ठीक है। नासा और इसरो इस पर वर्क कर रहे हैं इकट्ठे, और इसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिशन, सो दैट हम क्या कर सकें, अर्थ के सरफेस में क्या क्या चेंजेस हो रहा है उसको मेजर कर सकें। लैंड सब्सिडेंस का एक ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे क्या करता है, अर्थ जो सरफेस है वो ग्रेजुअल सिंक करता है ड्यू टू द रिमूवल ऑफ रिप्लेस, और वो डूबेगा कब, जब अर्थ का जो सब सरफेस है वो डूब रहा हो। ठीक है। ये क्या करता है, वहाँ की लोकल हाइड्रोलॉजी को इफेक्ट करता है, फ्लड्स आ सकती है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रोड्स रेलवे ये सब डैमेज करता है। रीजंस क्या है, अगर एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, नेचुरल वेंडलैंड्स वहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो रहे हो। ठीक है। अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ज़्यादा बना रहे हो। ठीक है। माइनिंग हो रही हो। ठीक है। और ये कैसे कोज होता है, अगर हम नेचुरल कम्पैक्शन की वजह से भी होता है। ठीक है। अर्थक्वेक्स, ठीक है, या फिर जो थॉइंग हो रही है, थाउंग मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्मा फ्रोस्ट वो रीजन होते हैं जो लगातार जमे रहते हैं 2 साल तक, वो मेल्ट हो रहे हो। ठीक है। अब आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, सबसे पहले ऑफकोर्स पंपिंग ड्राफ्ट का रिडक्शन करो। ठीक है। एक्यूफर्स आर्टिफिशियल रिचार्ज करो, रीप्रेशर करो अपने एक्यूफर्स को, सीधी बात है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करो। ठीक है। इससे पहले सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने साइन किया है MOU II इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के साथ, सो दैट वो देख सके कि ग्राउंड वाटर का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब जो हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है लैंड के सब्सिडेंस में नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है। ये तो अभी कोस्टल इंडिया का बता दिए मुंबई का, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में क्या हाल है, पंजाब हरियाणा स्पेशली, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फाइन। अब हम बढ़ते हैं, छोटी छोटी न्यूज़ है। सबसे पहली है इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी डिफेंस कंसल्टेशन। ये पहली एवर सिक्योरिटी डिफेंस कंसल्टेशन है बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। इसमें ये बोला कि इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो टाइज है उसको अपग्रेड करने की बात करी है, जिसके अंदर सिक्योरिटी जो सिचुएशन है यूरोप की वो कवर हो जाएगी, इंडिया के नेबरहुड और इंडो पैसिफिक की। इसके अंदर हमने क्या किया, कंसल्टेशन किया साइबर सिक्योरिटी पे, टेररिज्म, मैरीटाइम अवेयरनेस, और इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है परमानेंट स्ट्रक्चर कोऑपरेशन पेस्को में। ठीक है। अभी पेस्को क्या इंपॉर्टेंट है, 25 यूरोपियन यूनियन मेंबर ग्रुप है जो 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था, सो डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा अच्छा कर सके बिटवीन यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स। ठीक है। इससे पहले दोनों साइड्स ने एक रेगुलर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग भी एस्टेब्लिश किया था और पहला जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी करी थी गल्फ ऑफ एडन में 2021 में। ठीक है। नेक्स्ट है जोनल काउंसिल। अभी के जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने वेस्टर्न जोनल काउंसिल की 25th मीटिंग को चेयर किया है। ठीक है। जोनल काउंसिल स्टैच्यूटरी बॉडीज होती हैं, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैच्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू पे भी। ठीक है। जोनल काउंसिल स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, एस्टेब्लिश की जाती हैं बाय स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का। ठीक है। जोनल काउंसिल का गेम यही है कि हम क्या कर सकें, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और सेंटर के बीच में कोऑपरेशन को, कोऑर्डिनेशन को प्रमोट कर सकें। ठीक है। और ये डेलिब्रेटिव और एडवाइजरी बॉडीज होती है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, सबसे पहले स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, दूसरी बात है कि सिर्फ डेलिब्रेटिव और एडवाइजरी बॉडीज हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उन्होंने कंट्री को 5 जोन में बांटा था, नॉर्थर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न। ठीक है। और हर एक जोन को एक जोनल काउंसिल दी थी। इसके अबाव एक जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को क्रिएट किया गया था बाय सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1971 में। चेयरमैन कौन है इनका, यूनियन होम मिनिस्टर। अदर मेंबर्स कौन कौन होते हैं, किसी भी जोन के उसके चीफ मिनिस्टर और 2 अदर मिनिस्टर्स होंगे, और अगर यूनियन टेरेटरी के कोई तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। फाइन।
नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। रिसेंटली के यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, इक्विवेलेंस स्टेटस दिया किसको, सेंट्रल काउंटर पार्टीज को, जिसको सुपरवाइज किया जाता है बाय IFCA देते थे, ठीक है। अभी सेंट्रल काउंटर पार्टीज क्या करती हैं, ये एक तरह से काउंटर पार्टीज में खुद एक तरह का एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिटवीन ट्रेड, मतलब बायर ही सेलर बनते हैं और सेलर भी बायर बनते हैं, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गांधीनगर गिफ्ट सिटी, जो 2020 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019। ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है, सो दैट हम क्या कर सके, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एस्टेब्लिश कर सके, डेवलप कर सके, रेगुलेट कर सके फाइनेंशियल सर्विसेज को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, कहाँ पे, इफ IFSC इंडिया में, ठीक है। इससे पहले RBI SCBI दैट इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या करती थी, IFSC के बिजनेस को रेगुलेट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 2 ईयर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी तक इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67 मानी जाती थी। अभी देखते हैं, अभी के सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ के वक्त 69.7 ईयर्स मानी जाती थी, जिसमें मेल के 68.4 और फीमेल के 71.1 2015-19 पीरियड में एस्टिमेटेड, और ग्लोबल एवरेज कितनी है, 72 पर, मतलब ग्लोबली देखेंगे एवरेज, और इंडिया कितनी मानी गई है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ मतलब कि कितना बंदा जी सकता है कितनी उम्र तक ऑन एन एवरेज, न्यू बर्न कैन एक्सपेक्ट टू लिव इफ करंट डेथ रेट डू नॉट एक्सीड, ठीक है। टॉप स्टेट कौन सी है, दिल्ली में बंदा सबसे ज़्यादा जी सकता है 75.9, है वहाँ पे कितना पोल्यूशन है लेकिन स्टिल वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। केरला में 75.2 ईयर्स और जम्मू कश्मीर में 74.2। सबसे घटिया छत्तीसगढ़ 65.3 ईयर्स, उत्तर प्रदेश में 65.6 और मध्य प्रदेश में 67 ईयर्स। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया सो दैट हम जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी जितने भी स्टेट्स के हैं, अलग या लोकसभा के हैं, उनके जो भी वर्क और डाटा से रिलेटेड उनको ऑनलाइन लेके आ सके फॉर सो दैट सिटीजन्स उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। ई विधान को रीडिज़ाइन किया गया था बाय एज अ नेवा, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स है वो नोडल मिनिस्ट्री है जो रोल आउट करते हैं इसको। इसका एम क्या है, जो भी कंट्री के जितने भी लॉज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना सो दैट वहाँ पे जो भी डाटा डिपोजिटरी है, मतलब कि एक तरह का जितना भी डाटा क्रिएट होता है वो यहाँ पे रहे सो दैट सिटीजन्स भी उसको यूज़ कर सके। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको स्ट्रीमलाइन करेगा रिलेटेड टू वेरियस स्टेट असेंबली, और जो भी पेपर वर्क है डे टू डे वर्क लाइफ में होता है उसको एलिमिनेट करेगा। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, रैमसे हंट सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जिसमें एक वायरस होता है वेरिसिलिया जोस्टर, वो नर्व्स को क्या कर देता है, इन्फ्लेमेट कर देता है, जो इन्वॉल्व होते हैं फेशियल मूवमेंट्स, ठीक है। जब नर्व्स इन्फ्लेमेट होती हैं वो अपनी एबिलिटी छोड़ देते हैं टू फंक्शन, और जिससे टेम्परेरी फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। ये डिजीज़ मतलब कॉन्टेजियस नहीं है, मतलब एक दूसरे से नहीं फैलता है और ना ही रिवर्सिबल है, ठीक है। जो वेरिसिलिया जोस्टर वायरस है ये सेम वायरस है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स से शिंगल हो सकता है, ये पर्सन की बॉडी में रह सकता है और ये नर्व्स को अटैक कर सकता है। फाइन। नेक्स्ट है एबनॉर्मल डायनासोर एग फाउंड। अभी क्या टीम ऑफ रिसर्चर जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से थे उन्होंने एक यूनिक सेट ऑफ फॉसिल डायनासोर डिस्कवर किया है उसके अंडे, जिसमें देखा विद 1 एग नेस्टिंग विद इन द अदर, ठीक है। वाइल जो एग्स विद इन द एग्स आर रेयर, मतलब कि एक अंडे के बीच में अंडा आपस में वैसे नेस्ट नहीं करता, ये बहुत रेयर फिनोमेना है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, ओकर होता है बर्ड्स में, लेकिन रेप्टाइल्स में कभी नहीं होता है। इट वॉज फाउंड इन अ टाइटनोसोरिड सोरापोड एग जो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था। डायनासोर सोरापोड फैमिली के वर अमंग द लार्जेस्ट लैंड एनिमल दैट हैव एवर बीन लिव्ड। इस एनिमल्स के जो फॉसिल्स हैं वो गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय में पाए गए हैं, ठीक है। इंडियन माउस डियर जिसको स्पॉटेड चेवरोटिन भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट वाइल्ड डियर है कंट्री में। इसको जो अपीयरेंस होती है वो डियर की तरह भी लगती है, माउस और पिग मतलब तीनों का मिक्सचर लगता है। इसका अभी तक कोई भी मतलब कि इंडिया में नहीं पाया गया है एंड इट हैज़ फाउंड नॉक्टर्नल, ठीक है। और कहाँ पाया गया है, इंडिया, श्रीलंका और पॉसिबली नेपाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, एवरग्रीन सेमेटिन डिसीडियस फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड और कमर्शियल प्लांटेशन में भी। स्टेटस क्या है, इसमें लीस्ट कंसर्न है, थ्रेट क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और पोचिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ना ब्रह्मोस, काफ़ी बार पढ़ा हमने, 2001 से ब्रह्मोस को ऑपरेट किया जा रहा है काफ़ी बार। ब्रह्मोस 2 स्टेज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक मिसाइल है विद सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन, ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में। इसका नाम कहाँ से लिखा है, इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया की मॉस्को रिवर, ठीक है। ऑपरेट करता है फायर एंड फोरवर्ड पे, मतलब फायर करके भूल जाओ। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड सी एयर, कहीं से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो। इसकी रेंज 290 से 350 से 400 किलोमीटर है। कुछ प्लेसेस से न्यूज़ में चल पड़ रहे थे, ताजिकिस्तान जिसकी कैपिटल है दुशनबे। रिसेंटली के इंडिया के जो एनवॉय उन्होंने क्या करा है, इंडिया ताजिकिस्तान की फ्रेंडशिप को हॉस्पिटल खोला है बोख्तर में टू द ताजिकिस्तान साइड। ताजिकिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, मतलब कि आसपास चारों तरफ इसके लैंड्स ही हैं।
बॉर्डर कहाँ से शेयर करते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना से। टोपोग्राफी इसका जो 93% लैंड है वो माउंटेनियस है। एली रेंज है नॉर्थ में, पामीर माउंटेन्स हैं, और साउथ ईस्ट में मेन माउंटेन रेंज है। हाईएस्ट पीक उसकी कुलई है। मेन रिवर्स आमू दरिया, सिर दरिया, वैसाख है। मेजर जो यहाँ पे ग्लेशियर है वो फिजी ग्लेशियर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है। नेक्स्ट है मंगोलिया, जिसकी कैपिटल उलन बाटर है। इंडिया ने अपने कुछ जो हमारे बुद्धा रेलिक्स हैं उनको भेजा है, सो दैट वहाँ मंगोलियन बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट कर सके। मंगोलियन इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द इटर्नल ब्लू स्काई एंड द लैंड ऑफ द हॉर्स। मंगोलिया अगेन ये लैंड ऑफ ईस्ट एशियन कंट्री, सराउंडेड बाय रशिया। नॉर्थ में इसके रशिया है और चाइना साउथ में। अगर आपने पढ़ा होगा एशिया के मैप तो आपको पता होगा। जोग्राफिक फीचर हाईएस्ट पॉइंट इसका ये है, बिगेस्ट लेक इसका ये हॉफ्सोनूर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑकॉनर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो 12 एंड 13 जून के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।